हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए एग्जाम की तैयारी में भिड़ गए होंगे। और आपके इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए आज से हम यूट्यूब पर एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम रहेगा हमारा मिशन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, तो यह YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। और इस मिशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, जो कि जितने भी फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे आज हमारा है ESIC फार्मासिस्ट, अभी फिलहाल आपको ESIC की वैकेंसी है, तो ESIC के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं 2016 2019, ये सारे को सब्जेक्ट वाइज आपको सॉल्व करवाया जाएगा। फिर इसी सीरीज के अंतर्गत आपको इसरो का, रेलवे का, एम्स का जितना भी पेपर हुआ है सबको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, तो आज हम लोग ESIC फार्मासिस्ट का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसके HAP के MCQ को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन क्यों भैया? क्योंकि यह सिर्फ आंसर कराने देने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप आसानी से दिमाग लगाकर भी अपना कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए तो HAP का कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन आपको 2019 में देखने को मिले थे। तो ये जो वीडियो होने वाला है 15 क्वेश्चन आपको एकदम सटीक आपको समझ में आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका क्या, एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज। ऑप्शन है पॉन्स, दूसरा स्प्लीन, तीसरा लिम्फ, चौथा थाइमस। क्वेश्चन समझे, क्या बोल रहा है? फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। फीटस किसको कहते हैं पता है? मां के वॉम्ब यानी गर्भ में जो बच्चा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो बनने, भ्रूण बनने के बाद बच्चा जन्म लेने से पहले पूरा जो स्टेज है जो कि मां के गर्भ में रहता है, उस स्टेज को फीटस स्टेज कहते हैं, फीटल स्टेज कहते हैं, फीटस कहते हैं। तो उस फीटस स्टेज में जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? पॉन्स में, स्प्लीन में या थाइमस में? तो आंसर हो जाएगा आपका स्प्लीन में। ठीक है, अगर बात करें एडल्ट की अगर बात करें, है ना, एडल्ट जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों में जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? तो बोन मैरो में होता है। किस में होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर फीटस की बात करें तो स्प्लीन और लीवर में भी होता है। ठीक है, लीवर में होता है, और हम लोगों में बोन मैरो में होता है और कुछ कुछ थोड़ा बहुत थाइमस में भी होता है। ठीक है, लेकिन इससे इतना ही नहीं, और भी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जो फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन है वो किस में होता है? स्प्लीन में होता है। और एक हमने क्या बताया, अगर लीवर ऑप्शन में रहे तो लीवर में भी हो सकता है। लीवर और स्प्लीन में आपका फीटस, इसी को फीटस कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये मेनली क्या होता है? रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए होता है। एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है स्प्लीन। किसमें? फीटस में। अब हिमेटोपोएसिस, सीधे कह देगा ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं, हिमेटोपोएसिस कैसे होता है फीटस में? तो भी स्प्लीन आंसर होगा, क्योंकि हिमेटोपोएसिस जो टर्म है उसका मतलब ही क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट जो आपका हिमेटोपोएसिस होता है वो स्प्लीन और लीवर में होता है। लेकिन यही बात कर लेते हैं एडल्ट्स में, तो एडल्ट्स में जो होता है वो कहां पे होता है? बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो बिकम्स द प्राइमरी साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन इन एडल्ट। तो एडल्ट में जो ब्लड सेल प्रोडक्शन का साइट है वो कहां हो जाता है? बोन मैरो हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर स्प्लीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड। ओवरी को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? साल्पिंजेक्टोमी, या फिर उफ्रेक्टोमी, या फिर वेसेक्टोमी, या कोलोस्टोमी? बताइए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उफ्रेक्टोमी। उफ्रेक्टोमी में क्या होता है? तो आपका जो ओवरी है, महिलाओं में जो ओवरी होती है, ये जो देखिए उफ्रेक्टोमी टर्म है, इसमें क्या होता है? द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड उफ्रेक्टोमी। इसमें क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि या तो एक ओवरी बाहर निकाल देते हैं या तो दोनों ओवरी बाहर निकाल देते हैं। और ये कब किया जाता है? जब कोई महिला है उसमें ज्यादा ओव्यूलेशन हो रहा है, ज्यादा ओवम निकल रहे हैं, इससे क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेटल हो जाता है, बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है, जानलेवा तक हो सकता है। इसलिए उससे क्या कहता है? ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है। तो जो आपका उफ्रेक्टोमी टर्म है वो किसके लिए लिया जाता है? ओवरी को बाहर निकालने के लिए, चाहे वो एक ओवरी निकालें या दो ओवरी निकालें। तो क्वेश्चन क्या था आपका? प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज, ओवरी को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उफ्रेक्टोमी। तो अब साल्पिंजेक्टोमी क्या होता है?
तो साल्पिंजेक्टोमी में आप क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यदि फेलोपियन ट्यूब को निकालेंगे तो ये क्या होता है, साल्पिंजेक्टोमी कहते हैं। और ये साल्पिंजेक्टोमी भी कब किया जाता है, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, यानी जो इम्प्लांटेशन होता है वो इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर के कहां हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो वो फेलोपियन ट्यूब को काट के बाहर निकाल दिया जाता है। तो साल्पिंजेक्टोमी क्या टर्म है, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब वेसोक्टोमी, इसी को नसबंदी कहते हैं, जो परमानेंट स्टरलाइजेशन का काम करता है मेल में, है ना। मेल में क्या करते हैं, वास डिफरेंस को क्या करते हैं, काट करके टाइड कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म नहीं निकलता है इजैकुलेशन के दौरान, स्पर्म नहीं निकलता है इजैकुलेशन के दौरान। तो बोल रहा है इस वेसेक्टमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसेस है, किसके लिए, मेल स्टरलाइजेशन के लिए, जिसमें कि क्या कर लेते हैं, कटिंग और सीलिंग ऑफ द वास डिफरेंस। किसको काटते हैं, कौन सी नली को, वास डिफरेंस। ये भी आंसर क्वेश्चन बनता है, वास डिफरेंस को काटते हैं ताकि किससे बचा सके, रिलीज ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, इजैकुलेशन होने से बचाने के लिए, ठीक है। अब एक चीज होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और साल्पिंजेक्टोमी में कंफ्यूज नहीं होएगा। साल्पिंजेक्टोमी में क्या होता है, आपका पूरा फेलोपियन ट्यूब काट के निकाल दिया जाता है, लेकिन ट्यूबेक्टोमी में महिला में नसबंदी जो होता है उसमें क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब जो है यदि उसको काट करके बांध देते हैं, पूरा काट के निकालते नहीं है, काट करके बांध देते हैं ट्यूबेक्टोमी में, ठीक है। तो आप चारों टर्म समझ गए, क्या क्या, साल्पिंजेक्टोमी समझ गए, फेलोपियन ट्यूब काट के निकाल देंगे, ओफ्रेक्टोमी में ओवरी काट के निकाल देंगे, वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट करके टाइड कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म नहीं निकलेगा इजैकुलेशन के दौरान। और कोलोस्टोमी बचा हुआ है तो कोलोस्टोमी भी समझाते हैं। कोलोस्टोमी भी एक सर्जिकल प्रोसेस है, जो कि कब होता है, आपके कोलोन में किसी प्रकार की बीमारी हो गई, दिक्कत हो गई। अब कोलोन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ना, यही कोलोन है ना। कोलोन में किसी प्रकार की मान लीजिए डिजीज पोर्शन ऑफ कोलोन है, अब इस कोलोन को काट करके एब्डोमिनल वाल है उसमें छेद करके इसके रास्ता को डेविएट कर देना और इसको बाहर निकाल देना, बाहर की ओर इसका रास्ता, ताकि इसके बाउल मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके, बाहर किया जा सके। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोस्टोमी कहते हैं। तो क्या कह रहा है कोलोस्टोमी में, ऑन द अदर हैंड कोलोस्टोमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, creating an opening in the abdomen to divert colon through the abdominal wall। abdominal wall के थ्रू कोलोन को डाइवर्ट कर दिया जाता है। कोलोन का रास्ता इधर था, लेकिन उसको अब क्या कर दिया गया, इस रास्ते से हटा करके इधर कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ये डिजीज्ड पोर्शन था, ठीक है। टिपिकली फॉर मैनेजिंग सर्टेन डाइजेस्टिव और बाउल कंडीशन, किसी प्रकार का डाइजेस्टिव या फिर बाउल मतलब आपके फीकल मैटर जो भी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चीजें कर दी जाती है। तो कोलोस्टोमी भी आप समझ गए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते रहिए भैया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। बताइए थॉमसन्स डिजीज किसका एग्जांपल है, माइस्थीनिया ग्रेविस का, मायोपैथी का, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, या मायोलाइसिस का, है ना, मियोलिसिस का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या करता है, आपका जो मसल है, थॉमसन्स डिजीज में होता क्या है, आपके जो मसल्स हैं, मसल्स का वेट लूज करने लगता है, वेट लूज करने लगता है, या फिर आपका मसल से क्या होने लगता है, साइज भी रिड्यूस होने लगता है, साइज वेट घटने लगता है। और ये चीजें होती किस में है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है, वो तो होगा ही नहीं, आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ही एग्जांपल है थॉमसन्स डिजीज, जिसमें कि क्या होता है, मसल्स का मास घटने लगता है, साइज रिड्यूस होने लग जाते हैं, ठीक है। ये चीजें थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन ए सीवियर क्रोनिक इलनेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन का मतलब समझने का कोशिश कीजिए। द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस क्या होता है पता है, क्रोनिक इलनेस ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चले, जैसे आस्थमा, एड्स, कैंसर, है ना, डायबिटीज। ये सब बीमारी तुरंत ठीक नहीं होने वाली है कि आप दवाई खाएं महीना भर ठीक हो गया, सालों साल चलती हैं। तो ऐसी बीमारियों को क्रोनिक इलनेस कहते हैं, जो कि आपके जीवन भर चलती है लगभग। उसमें क्या होता है कि आपका खाना पीना तो आप ठीक खा रहे हैं, खाना आपका इंटेक ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आपका बॉडी वेट लगातार घटते जा रहा है, मसल एट्रोफी हो रही है। तो वो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो बताइए उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऐसे भी इंटरनली प्रॉब्लम है, इंटरनली आप बाहर से ठीक है, लेकिन इंटरनली लगातार आपका लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उस वजह से आपके बॉडी में यदि मसल लॉस कर रहा है, मसल वेट कम हो रहा है, आपका वेट कम हो रहा है, मसल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसका क्या टर्म, उस टर्म को क्या कहते हैं। तो देखिए पायरेक्सिया क्या होगा, पायरेक्सिया में तो नॉर्मली क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपका ज्यादा हो जाता है तो उसको पायरेक्सिया कहते हैं, उस टर्म को। जनरली फीवर जो होता है, फीवर क्या है, पायरेक्सिया है, जिसमें कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बताइए, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
है ना, ये होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इससे थोड़ा सा जब ज्यादा हो जाता है तो उस टर्म को पायरेक्सिया कहते हैं, जिसको फीवर भी कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब रिकेट्सिया, तो रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, तो रिकेट्सिया भी नहीं होगा। आपका कोक्सिया जी, कोकेक्सिया ही एक टर्म है जिसमें कि क्रोनिक इलनेस के कारण, लगातार लंबी बीमारी से जूझने के कारण आपका मसल बॉडी वेट लॉस करने लगता है, मसल एट्रोफी होने लगती है, तो आपका हो जाएगा कोकेक्सिया। वही चीजें देखिए, कोकेक्सिया एक ऐसा टर्म है, कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है, एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग होता है, वीकनेस होता है, जनरल डेबिलिएशन देखने को मिलता है, और भी सारी चीजें कमियां देखने को मिलती है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद क्रोनिक डिजीजेस, बहुत सारे लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों में होता है, जैसे कैंसर में होता है, एडवांस्ड हार्ट फेल्योर में देखने को मिल सकता है, सीओपीडी में देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, या एड्स वगैरह में देखने को मिलता है, जो कि लंबे समय तक बीमारी चलती है। फिर पायरेक्सिया पे क्वेश्चन बनते हैं। पायरेक्सिया एक मेडिकल टर्म है, जो कि मतलब क्या होता है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर कॉमनली नोन एज फीवर। इसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, एलिवेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ये पायरेक्सिया था, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफाइलेटिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए हाइपर सेंसिटिविटी कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। इसका तो बहुत अच्छा ट्रिक है, 4 टाइप्स कितना कितना, 1 2 3 और 4, और चारों का नाम क्या था, ए बी सी डी, याद आ गया। एनाफाइलेटिक एलर्जी जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। एनाफाइलेटिक, एनाफाइलेटिक एबीसीडी याद रहेगा तो काम बन जाएगा। एनाफाइलेटिक एलर्जी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो 4 प्रकार की होती है, और चारों प्रकार में नाम याद रखना है। टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो एनाफाइलेटिक एलर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, एनाफाइलेटिक एलर्जी। तो यहाँ सीधा आंसर क्या हो जाएगा, टाइप 1 में एनाफाइलेटिक। अब टाइप 2 टाइप 3 भी देख लीजिए, तो टाइप 1 तो आप देख लिए एनाफाइलेटिक एलर्जी, है ना, लेकिन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव में ए से बी से क्या होता है, ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, ब्लड साइटोलिटिक। तो मैंने बोला ना ए बी सी डी, ए बी सी मैंने देखिए हाईलाइट कर दिया है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो सी हो गया। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में होता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इसको कहते हैं, ये चौथा टाइप हो गया। तो ये जो एबीसीडी जिसको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन कर जाएगा, और अक्सर क्वेश्चन इस पे आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी पे। अगर ए बी सी डी 1 2 3 4 काम बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो अब इसी चीज तरीके से आप तैयारी करने के लिए आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के वैकेंसी वाले कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां हम आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको तैयार करेगी। अभी फिलहाल ईएसआईसी चल रहा है तो हम लोग ईएसआईसी की इसमें तैयारी कराएंगे। फ्यूचर में आपका रेलवे आता है तो रेलवे, एम्स, जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं सबका सिलेबस लगभग सेम रहता है। जो भी आगे पीछे होगा उस चीज को यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। 24/7 सपोर्ट मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का हीरो बनाने वाला हूँ। आप कहीं भी एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, और भी अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और इस कोर्स का प्राइस मात्र 799 रुपया है। और जो भी यहाँ मिशन फार्मासिस्ट वाला कोर्स ये यूट्यूब सीरीज चल रहा है, इसके पीडीएफ आपको इसी कोर्स के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए और इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद स्टोर में सेक्शन में आइए, और यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज दिख रहे हैं, यहाँ पे इसके नीचे आपको दिख जाएगा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का वैकेंसी वाला कोर्स। उस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए, मात्र 799 रुपीज में आपको साल भर की वैलिडिटी के साथ तैयारी यहाँ करवाई जाएगी। और किसी प्रकार का कोई टेक्निकल एरर आता है तो आप हमारे साथ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक किसी प्रकार का ये पेमेंट वगैरह में इशू आता है तो, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप जरूर हमारे साथ जुड़कर तैयारी अपनी पूरी करेंगे और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का सपना भी पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल डिराइव्ड मेडिएटर फॉर इन्फ्लामेशन। तो सेल डिराइव्ड मेडिएटर कौन सा नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। देखिए वैसो एक्टिव एमाइंस होता है सेल डिराइव्ड,
एसिडिक लिपिड सेल डिराइव्ड मीडिएटर होता है, लिम्फोकाइन्स ये भी सेल डिराइव्ड मीडिएटर होता है, लेकिन अगर काइनिन की बात करें तो ये आपका क्या नहीं होता है, सेल डिराइव्ड मीडिएटर इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ये तीनों आपका जितने भी है वेसोएक्टिव एमाइंस, एसिडिक लिपिड्स, लिम्फोकाइंस क्या है, सेल डिराइव्ड मीडिएटर है, लेकिन जो काइनिन है वो सेल डिराइव्ड मीडिएटर का काम नहीं करता है, ये सेल डिराइव्ड मीडिएटर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो काइनिन की बात करिए वो कौन सी काइनिन की बात कर रही है, प्लाज्मा काइनिन की बात कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडोथेलियम इज द स्क्वैमस एपिथेलियम एसोसिएटेड विथ। देखिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए फिर हम समझाते हैं आपको। इंडोथेलियम जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो किससे एसोसिएटेड है, हार्ट से, कलेक्टिंग डक्ट से, लिम्फ वेसल से या स्मॉल इंटेस्टाइन से। नहीं समझ में आया, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं फिर आप ये क्वेश्चन बताइए। ये जो इंडोथेलियल सेल होता है वो आपका ब्लड वेसल्स हो, मैं समझाता हूं आपको, ब्लड वेसल्स हो या फिर लिम्फ वेसल्स हो, लिम्फ वेसल्स हो, उसमें जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियल सेल का लेयर होता है, खास करके ब्लड वेसल्स में कौन सा, जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है यानी कैपिलरी, यानी क्या, कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। सबसे थीनेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सा होता है, कैपिलरी होता है, उसमें स्क्वैमस स्क्वैमस एपिथेलियम टाइप है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम इस पतली पतली एपिथेलियम का लेयर बना होता है और इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। और इस जो स्क्वैमस एपिथेलियम है अगर ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स में है तो उसका एक नया टर्म दिया जाता है इंडोथेलियल सेल। क्या समझे कि ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फ वेसल में पाया जाने वाला जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसके लिए नया टर्म दिया जाता है इंडोथेलियल सेल, और उस लाइनिंग को हम लोग इंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। तो वही बोल रहा है इंडोथेलियल सेल्स लाइन द इंटीरियर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के इंटीरियर को लाइन करता है, एंड इट ऑफन रेफर टू एज इंडोथेलियल लाइनिंग। उसी प्रकार से इट लाइंस द इंफीरियर सरफेस ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स का भी इंटीरियर लाइनिंग को कवर करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाइए, इंडोथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, या तो ब्लड वेसल से या तो लिम्फ वेसल से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिम्फ वेसल। हार्ट से नहीं होगा भैया, यहाँ पे तो कार्डियक मसल पाया जाता है तो वहां तो होगा नहीं। कलेक्टिंग डक्ट आपका नेफ्रॉन में है तो वहां भी नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिम्फ वेसल हो जाएगा। अब ये जो इंडोथेलियल सेल्स है ये किस चीज में हेल्पफुल होता है, ये एक पतली लेयर है जिससे कि किसी भी प्रकार का क्रूशियल रोल किसमें प्ले करता है, मूवमेंट में। लिम्फ फ्लूइड जो भी है या फिर इम्यून सेल्स है या फिर अदर सब्सटेंसेज हैं उस लिम्फोटिक सिस्टम से मूवमेंट कराने में, डिफ्यूजन कराने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड। न्यू बॉर्न जो नवजात शिशु होती है उसमें जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या कहलाती है, ब्राउन फैट, येलो फैट, व्हाइट फैट या ब्लैक फैट। आप एक चीज गौर करते होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उसको ठंडी कम लगती है ना, न्यू बॉर्न बेबी होती है, आपको स्वेटर कंबल सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं उसको कोई चादर कंबल की जरूरत नहीं है, उसको पतला से कपड़ा से ढक दीजिए, उसको ठंडा ही नहीं लगता है ना। ऐसे भी देखिए जनरली बच्चों लोग को कम ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो ब्राउन फैट पाया जाता है और ये ब्राउन फैट क्या करता है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी प्रदान करता है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ये ब्राउन फैट की मात्रा कम होते जाती है। इस वजह से हम लोग बड़े, सबसे ज्यादा ठंडी किसको लगता है, बूढ़ा लोग को लगता है। गर्मी के दिन में भी देखिएगा स्वेटर पहन रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें ब्राउन फैट की मात्रा एकदम खत्म हो चुकी है। तो ये ब्राउन फैट क्या है, एडिपोज टिश्यू ही तो है। तो बच्चों में जो एडिपोज टिश्यू पाई जाती है उसी को ब्राउन फैट कहते हैं, और ये काम क्या करता है, बॉडी को हीट प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपका, साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए एक बार वीडियो देख लेने से आपका काम नहीं बनेगा, इसके पीडीएफ को भी जरूर पढ़िए या तो लगातार वीडियो को देखना शुरू करिएगा। एक बार दो बार आप देखिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, खाते पीते टाइम भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये सीरीज, याद रखिएगा, ठीक है। जो बच्चा इसको फॉलो कर लिया उसको बहुत हेल्प मिलेगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्या समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से मेनली क्वेश्चन आएगा ना, डायरेक्ट यही सेम ना आए, ऑप्शन चेंज करके आए, लेकिन आएगा वही टॉपिक से, ठीक है। टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत कम लेकिन टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक उठा रहा हूं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन आप बना पाएंगे। साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। आप हमें ये बताइए, साइनोवियल जॉइंट सुने हैं कभी, साइनोवियल जॉइंट वैसा ज्वाइंट जो कि मूवेबल होता है, मूवेबल ज्वाइंट होता है, और मूवेबल ज्वाइंट में क्या प्रकार, जो साइनोवियल ज्वाइंट है उसमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है ना, और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर साइनोवियल सेल पाया जाता है, और ज्वाइंट को जो हेल्दी रखने का काम करता है, इन्फ्लामेशन से बचाने का काम करता है, डिस्ट्रक्शन होने से बचाने का काम करता है, ज्वाइंट्स को खराब होने से बचाने का काम करता है, वो साइनोवियल सेल ही काम करता है। साइनोवियल सेल जो कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, इसका काम है ये ज्वाइंट्स को हेल्दी बना के रखना।
एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स का काम कर रहा है। ये किसका एग्जांपल हो सकता है आप बताइए? न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल या लिम्फोसाइट? तो आप दिमाग लगाइए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट ये सब डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है? मैक्रोफेजेस जो है इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का फॉरेन मटेरियल, फॉरेन एंटीजेन जो भी आएगा, फॉरेन पार्टिकल, उसको इनगल्फ करने का काम करता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है और शरीर को इम्यून रिस्पॉन्स देने का, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मैक्रोफेजेस का ही एक काम एग्जांपल हो गया क्या? साइनोवियल सेल। समझ रहे ना? साइनोवियल सेल किसका काम हो गया? मैक्रोफेजेस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और अ टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा, मैं समझा दूंगा। जैसे पहले समझिए कैंसर होता क्या है। क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड। देखिए कैंसर मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड, या तो ट्यूमर इसी को कहते हैं, है ना, ट्यूमर कह देते हैं, या फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, है ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अचानक से सेल की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, है ना। जैसे आप गुटखा खाते हैं, गुटखा वाला पैकेट के पीछे देखते हो बहुत सारा मुंह का थोड़ा निकला हुआ, वहां पे अचानक से सेल ग्रोथ कर गया, तो यह कैंसर कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। तो कह रहा है कि सेल का साइज तो बढ़ेगा, ऑर्गन का साइज भी बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन बॉडी में तो नॉर्मली भी हो रहा है, हमारे में भी हो रहा है, आप में भी हो रहा है, लेकिन जिसमें कैंसर होता है वहां अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि उस टर्म के बारे में बताइए, आंसर वो टर्म होना चाहिए जो कि सेल साइज और ऑर्गन का साइज बढ़ तो रहा है लेकिन वो कैंसर नहीं है, वो कैंसर वाला टर्म नहीं है। तो आप इसके पहले कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। ये कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ये हमारा एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, हेल्दी सेल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल के अंदर साइज बढ़ता है, नॉर्मली सेल का साइज बढ़ता है। तो जब सेल की साइज बढ़ती है तो उस टर्म को क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? हाइपरट्रॉफी कहते हैं। सेल है हेल्दी, नॉर्मली उसका साइज बढ़ेगा, तो यदि सेल का साइज बढ़ रहा है तो उसको हाइपरट्रॉफी कहेंगे, और नॉर्मली यदि सेल का संख्या बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेसिया कहेंगे। क्या कहते हैं? हाइपरप्लेसिया, इंक्रीज इन सेल नंबर। मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्मली आपकी बॉडी में सेल है, यदि सेल का नंबर बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेसिया कहलाएगा, यदि सेल का साइज बढ़ रहा है हाइपरट्रॉफी कहलाएगा। ये दोनों चीज कंट्रोल्ड है, मतलब नॉर्मली है, नॉर्मल टर्म्स है, इसमें कैंसर नहीं होगा। लेकिन यही नियोप्लेसिया एक टर्म आता है, नियोप्लेसिया एक टर्म आता है जिसमें क्या होता है, ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कारण वो क्या कहलाता है? ट्यूमर और कैंसरस हो जाता है वो चीजें। तो वही चीजें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है इसमें जो कि कैंसरस नहीं है। तो आपको हमने भी बताया हाइपरप्लेसिया एक टर्म है ना, हाइपरप्लेसिया। यहां देखिए हाइपरप्लेसिया जिसमें कि नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरप्लेसिया, है ना, जो कि सेल डिवीजन तो है लेकिन ये कैंसरस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। लेकिन जो नियोप्लेसिया हो गया, यहाँ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो वो कैंसरस होता है। और मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया भी कैंसर का प्रिकर्सर का काम करता है, ये भी कैंसर काउजिंग है। ठीक है, जैसे देख लीजिए हाइपरप्लेसिया रेफर्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। कोई भी आपका टिश्यू है या ऑर्गन है वो बड़ा हो रहा है, वहां सेल का संख्या बढ़ रहा है तभी तो बड़ा हो रहा है, तो नॉर्मली भी होता है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, उसको हम लोग हाइपरप्लेसिया कह देंगे। इट इज कंट्रोल्ड, देखिए कंट्रोल्ड, लेकिन कैंसर में अनकंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड रेस्पॉन्स, रेगुलेटेड रेस्पॉन्स है टू स्टिमुलेट आवर इंजुरी। मान लीजिए आपका कहीं इंजुरी हो गया, उसको फुलफिल करने के लिए भी सेल ग्रोथ होता है ना। एंड इट डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई कैंसरियस ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ यहाँ पे नहीं करता है ये। लेकिन नियोप्लेसिया है ऑन द अदर हैंड जो है आपका एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। समझ रहे ना, कैंसरस है ये, एबनॉर्मल है और अनकंट्रोल्ड है। एंड वी बिगिन अ मैलिग्नेंट, कैंसरस काम करता है। ठीक है, और मेटा, ये मैलिग्नेंट वर्ड याद रखिएगा, कैंसरस का एक रीजन है, कैंसरस के लिए एक टर्म यूज किया जाता है। और मेटाप्लेसिया डिस्प्लेसिया भी अदर सेलुलर चेंजेज है जो कि प्रिकर्सर का काम करता है कैंसरस ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरप्लेसिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? Which of the following is a superficial vein of the cardiovascular system? सुपरफिशियल वेन कौन सा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का? बताइए, बेसिलिका वेन, एक्सिलरी वेन या सबक्लेवियन वेन या पामर वेन? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेसिलिका वेन। बेसिलिका वेन कहाँ पाया जाता है? तो आपकी अपर लिम्ब में पाया जाता है। अपर लिम्ब में जैसे मैं दिखाता हूँ ये वेन कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर देखिए किसी किसी इंसान का ये वाला जो हाथ पर है ना बहुत ज्यादा वेन दिखता है, ये वाला यही है बेसिलिक वेन, है ना। बेसिलिका वेन है जो कि आपके फोर आर्म और हैंड से
हाथ से, फोरआर्म से आपका क्या करता है, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करने का काम करता है। कौन, बेसिलिका वेन। तो सुपरफिशियल वेन पूछ रहा है, सुपरफिशियल वेन जो ऊपरी ऊपरी दिखे तो वो बेसिलिका वेन है, और एक्सिलरी वेन वगैरह आपको नहीं दिखता, जैसे सब क्लेवियन वेन कहाँ है, आपके सब क्लेविकल बोन है ना, उसके नीचे यहाँ का हड्डी यहाँ का वेन दिखता है आपको, नहीं ना। पामर वेन, पाम का यहाँ पे आपको दिख रहा है वेन, नहीं। ये सब डीपर वेन के एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं, डीपर वेन, यानी कि डीप में पाया जाता है। ये सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज इन माइटोसिस इन विच कंप्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि वो फेज माइटोसिस का कौन सा होगा जिसमें कि आपका 46 क्रोमोसोम अच्छे से विजिबल हो माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आपको पता होगा कि आपका, पहले तो ऑप्शन पढ़िए, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या टीलोफेज। तो आप आंसर समझने से पहले एक चीज समझिए कि सेल अपने एक साइकिल को फॉलो करता है ना। तो सेल साइकिल को फॉलो करते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, वैसे पहले जन्म लिए, फिर बड़े हुए, फिर कमाए, फिर शादी किए, फिर बच्चे हुए, फिर आपके बच्चों की शादी किए, फिर आप मर गए, फिर बच्चे हुए, इस तरीके से साइकिल फॉलो करता है। वैसे सेल भी अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए एक सेल साइकिल पूरा करता है, सेल साइकिल पर चलता है। और वो सेल साइकिल क्या है कि सेल डिवाइड करने के लिए उस सेल साइकिल में एंटर करता है। तो सेल साइकिल को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। क्या होता है, इंटरफेज और एम फेज। और इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जिसमें कि डिवीजन होता नहीं है, डिवीजन की तैयारी कराई जाती है, ठीक है, तैयारी कराई जाती है। और इस इंटरफेज को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। सब लाइन से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, मैं जो बता रहा हूं। सेल साइकिल है, इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जिसमें एक्चुअल सेल डिवाइड नहीं करता, जबकि आपका क्या होता है, तैयारी चल रही होती है। और उस तैयारी को 3 फेज में बांटा जाता है, G1, S और G2। और G1 फेज में सेल का ग्रोथ होता है, S फेज में सेल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का संख्या बढ़ जाता है। और आपका जो होता है G2 फेज में माइटोसिस, M मतलब माइटोसिस, माइटोसिस का तैयारी हो जाता है, आप प्रॉपर माइटोसिस के लिए तैयार है। अब प्रॉपर M फेज जो आया, माइटोसिस फेज, अब इसको भी 5 फेज में बांटा जाता है। इसका ट्रिक आप याद रख लीजिए, PM एट साइटोकाइनेसिस। P मतलब प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। यहाँ फाइनली सेल क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि ये माइटोसिस, ये वाला माइटोसिस में पूछ रहा है कि माइटोसिस के अंदर कौन सा ऐसा फेज है जिसमें जो क्रोमोसोम है क्लियर विजिबल होता है। तो आंसर हो जाता है प्रोफेज। क्यों, समझिए बात। यहाँ देखिए आपका सेल इंटरफेज में है, यहाँ जो आपका क्रोमेटिन फाइबर है वो पूरा बिखरा बिखरा रहता है, आपको विजिबल नहीं होता है। लेकिन जब प्रोफेज में आता है तो उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब जो इस तरीके से बिखरा बिखरा था, अब वो इकट्ठा एक जगह होने लगेगा, एक जगह होने लगेगा तो क्लियर विजिबल होगा। तो यहाँ प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इवेंट याद रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगते हैं, और क्रोमोसोम जो है ना, ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में बदलने लगता है, और क्रोमोसोम विजिबल होता है, और सबसे ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है मेटाफेज में, है ना, सबसे ज्यादा। और यहाँ पर इक्वेटर में आ जाता है, एकदम बीचों बीच मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सारा क्रोमोसोम बीचों बीच आ जाता है। फिर एनाफेज में क्या होता है, इसका जो सेंट्रोमियर था वो डिवाइड होकर के सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है, फाइनली न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस में फाइनली क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में, ठीक है। ये सब इवेंट से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि सेल में कंप्लीटली 46 क्रोमोसोम विजिबल कहां होता है, प्रोफेज में। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए ये चीज कि बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे अच्छा स्टेज कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा मेटाफेज, क्योंकि बहुत अच्छा दिखता किसमें है, मेटाफेज में, मोस्ट कंडेंस्ड होता है। लेकिन आपको पहली बार विजुअलाइज हो जाता है प्रोफेज में, इसलिए आंसर आपका क्या चला जाएगा, प्रोफेज चला जाएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हुए थे, कई बच्चे मेटाफेज में इसका आंसर कर दिए होंगे, ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है, डिग्लूटिशन इज ए टर्म रिलेटेड टू। डिग्लूटिशन एक टर्म है, वो किससे रिलेटेड है बताइए, चर्निंग से, स्वेलोइंग से, चिविंग से या बाइटिंग से। ये बहुत आसान है। डिग्लूटिशन मतलब होता है निगलना, और निगलने को क्या कहते हैं, स्वेलोइंग कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा स्वेलोइंग, ठीक है। 14 नंबर में है आपका विल्म्स ट्यूमर ऑल्सो नोन एज। विल्म्स ट्यूमर किसको कहते हैं, विल्म्स ट्यूमर भैया आपको क्या होगा, हेपेटोब्लास्टोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा। तो ट्यूमर है यानी कैंसर है, तो विल्म्स ट्यूमर किसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा नेफ्रोब्लास्टोमा। क्यों कहते हैं विल्म्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा को, मैं आपको भी समझाता हूं। नेफ्रोब्लास्टोमा किडनी ट्यूमर को कहते हैं, किसको कहते हैं, किडनी में यदि ट्यूमर हो जाए तो आपको नेफ्रोब्लास्टोमा कहलाता है। और ये नेफ्रॉन किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट किसका है, किडनी का ही तो है। तो आप देखिए
ये जो नेफ्रोब्लास्टोमा टर्म है वो किसने दिया था? डॉक्टर मैक्स विल्म्स ने, जिन्होंने, जो कि एक जर्मन फिजिशियन है, जिन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था इसको 19th सेंचुरी में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, या इनका नाम क्या था? विल्म्स। तो इन्हीं के नाम पर ये नेफ्रोब्लास्टोमा को टर्म दे दिया गया, विल्म्स ट्यूमर। और इसके बारे में सॉरी इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। हाँ, ये जो आपका विल्म्स ट्यूमर है, ये विल्म्स ट्यूमर किसमें देखने को मिलता है? ज्यादातर बच्चों को अफेक्ट करता है। 3 से 4 साल के ये बच्चों को ज्यादातर अफेक्ट करता है। 3 से 4 साल के बच्चों के किडनी सेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो नेफ्रोब्लास्टोमा को ही विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। और हिपैटोब्लास्टोमा में क्या होता है? हिपैटोसाइट में ट्यूमर हो जाता है। हिपैटोसाइट किसमें होता है? लीवर में होता है। लीवर के सेल को हिपैटोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोप्लास्टोमा में क्या होता है? बोन ट्यूमर। क्या होगा? बोन ट्यूमर। और न्यूरोब्लास्टोमा में नर्व सेल में ट्यूमर हो जाएगा। किसमें? नर्व सेल में ट्यूमर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन समझिए, एक कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, गाढ़ा हो जाना। जो क्रोमेटिन फाइबर था, मैंने आपको बताया बिखरा बिखरा, वो पूरा बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है और न्यूक्लियर श्रिंक कर जाता है, चिपक जाता है, जिससे सेल डेथ हो जाता है। इसके लिए कौन सा टर्म यूज किए जाते हैं? इसके लिए एक नया टर्म है, एक स्पेशल टर्म होता है, पिक्नोसिस। पिक्नोसिस में होता ही यही है, पिक्नोसिस का मतलब ही यही टर्म है कि आपस में क्रोमेटिन क्या होगा, बहुत ज्यादा कंडेंस होकर के न्यूक्लियस श्रिंक कर जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिक्नोसिस हो जाएगा, ठीक है। ऑटोफेगी में सेल क्या होता है? इनगल्फ कर जाता है खुद के सेल पार्ट को ही, है ना। कैरियोलाइसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है। कैरियोहेक्सेसिस में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस है ना, फ्रेगमेंट, अलग अलग बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट जाता है ना। तो आपका यहाँ पे बोल रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस, तो वो हो जाएगा पिक्नोसिस टर्म, ठीक है। तो चलिए, ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आए। और ये मिशन कैसा लगा, मतलब ये चीजों को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, ये क्वेश्चन सीरीज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज भाई एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं लगातार आपको एचएपी बायोकेम में हीरो बनाता रहूं। और भी सब्जेक्ट के टीचर को मैं इसी तरह से सजेस्ट करूंगा कि वो भी करेंगे, सजेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो भी इसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे यदि आपका कुछ अच्छा कमेंट आया तो, ठीक है। चलिए, और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऐप पर आकर के अपने फार्मेसी के वैकेंसी वाले कोर्स में ज्वाइन होइए और वहां पे मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे मन लगा के सारे टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अभी फिलहाल एचएपी और फार्माकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। ओके, तो चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लगातार आपको एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, आप भी हमें अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।